नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी है तंत्र मंत्र। कहानी की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से कई मेरे दोस्त लोग कहानी को तो एंजॉय करते हैं लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए वीडियो लाइक करके हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद। रास्ते की तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। नमन आंखें बंद किए कांपता हुआ पागलों की तरह बस दौड़े जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। मानो वह रात के घोर अंधेरे में फंसता जा रहा हो जिसकी सुबह होना संभव नहीं। नमन रोशनी की आस में डर के मारे थके पैरों का दर्द नजरअंदाज कर भागता ही जा रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आंखें खोलकर सामने का दृश्य देखे कि वह आखिर है कहां। देर तक दौड़ते रहने से अब उसे चक्कर आने लगे थे। वह बहुत थक गया था। अब कदम बढ़ाना भी मुश्किल था। नमन ने दौड़ने की गति धीमी की और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश करने लगा। उसने आधी ही आंख खोली और देखा वह एक नदी के ऊपर बने पुल पर खड़ा है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूं? यहाँ यह कौन सी जगह है? नमन मन ही मन इस तरह के कई सवाल खुद से ही करने लगा। नमन को अंधेरे से बहुत डर लगता था। उसे ऐसा लगता जैसे कोई डरावना चेहरा उसे घूर रहा हो। उसका गला सूख रहा था, हाथ के रोए खड़े हो गए थे। नमन वीरान सी जगह को सहमी नजरों से घूरने लगा। डर के कारण उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, मानो किसी ने उसकी आवाज छीन ली हो। तभी किसी ने उसका गला पीछे से पकड़ लिया। धीरे धीरे पकड़ में कसाव आने लगा। नमन का दम घुटने लगा। उसकी आंखें बाहर निकलने लगी। नमन होश खोता सा कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने किसी तरह गले को छुड़ाने की कोशिश की, पर उसके गले पर जो हाथ था, नमन के धीरे से छूने पर वह हाथ उसके हाथ में आ गया। एक सड़ा गला सा हाथ जिसमें से कई डरावने कीड़े रेंगते हुए नमन के हाथ पैर पर गिरने लगे। यह सब देख नमन जोर से चीखा, मगर यह क्या? उसकी तो आवाज ही गायब हो चुकी थी। वह कुछ सोच पाता उससे पहले ही एक दूसरा हाथ गले को छोड़कर उसके बालों तक पहुंच गया। वह डरावना साया उसे बालों से पकड़कर पुल के नीचे खींच ले गया। नीचे कई तरह के अजीब कीचड़ में सने लोग ढोल पीट रहे थे। उनके कपड़े जगह जगह से जले हुए थे। उन अजीब लोगों का चेहरा सफेद फूली हुई लाश जैसा लग रहा था। वे लोग वहां दाह संस्कार के लिए जल रहे इंसान को निकालकर उसका मांस खा रहे थे। नमन यह सब सदमे में देख रहा था। तभी उन लोगों की नजर नमन पर पड़ी। वे लोग धीरे धीरे नमन की तरफ बढ़ने लगे। नमन पीछे हटने लगा। धीरे धीरे वे लोग नमन के बहुत करीब पहुंच गए। नमन को कुछ गीला गोंद जैसा महसूस हुआ। वह जैसे ही नीचे झुका, उसने देखा कि उसे पता ही नहीं चला कि वह कब दलदल में जा पहुंचा। नमन ने जब सामने देखा तो वे लोग वहां से गायब हो चुके थे। अब वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। वह जितना हिलता उतना ही अजीब गोंद जैसे चिपचिपे दलदल में धंसता जा रहा था। तभी उसके पीछे एक औरत खड़ी थी जिसके बदन की चमड़ी सड़ चुकी थी। उसके बाल जगह जगह से मांस सहित उखड़े हुए थे। उसकी दोनों आंखें गायब थीं। वह बहुत डरावनी लग रही थी। उसने नमन के सिर पर हाथ रखा और उसे उसी दलदल में डुबोने लगी। नमन डूबने ही वाला था कि उसने पूरी ताकत से चीखा। तभी उसकी आंख खुल गई। वह सपना देख रहा था। उसने कुछ बड़बड़ाया। गांव वालों ने जो बताया था, क्या यही थी वो डाकिनी? बिहार के वैशाली जिले के एक छोटे से गांव से 26 वर्षीय पतला लंबा और आकर्षक व्यक्तित्व वाला नमन अपने काम के प्रति बहुत जागरूक और खुले विचारों वाला इंसान था। वह भूत प्रेत और भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता था। यह धारणा उसकी तब बनी जब उसके पिता की आतंकवादियों से मुठभेड़ में हत्या हो गई। उसके पिता एक आस्तिक व्यक्ति थे। भगवान में गहरी आस्था थी उनकी। वे नमन को भी भगवान की गाथाएं सुनाया करते थे। नन्हे नमन का तब भक्ति में अटूट विश्वास जुड़ गया था। उसे लगता था कि प्रहलाद और मीरा की तरह उसके बुलाने पर भी भगवान आएंगे और उसके पिता को ढूंढकर उसके सामने ला देंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारी दुआएं बेकार गईं। नमन के पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई। उनकी लाश काफी मशक्कत के बाद भी किसी को नहीं मिली। इस घटना का नमन पर गहरा असर पड़ा। उसने ठान लिया कि वह अफसर बनेगा और अपराधियों को जरूर पकड़ेगा। नमन अपनी मां के साथ अकेला रह गया था। उसका बचपन काफी मुश्किल हालातों में बीता। उसने ट्यूशन पढ़ाकर और पार्ट टाइम काम करके अपनी पढ़ाई पूरी की। इस बात को अब 15 साल बीत चुके थे। नमन अब एसपी नमन दीक्षित बन चुका था। नमन पटना में पिछले 4 वर्षों से पोस्टेड था। उसने कई अपराधी संगठनों को पकड़ा था, पर अब भी वह अपने पिता के हथियारों से कोसों दूर था। वह पागलों की तरह अपने पिता और उस अज्ञात आतंकवादी संगठन के सुराग इकट्ठा करता रहता था। 2 दिन पहले ही नमन की पोस्टिंग
नेपाल बॉर्डर से सटे बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में हुई थी। यहाँ लगातार लोगों और छोटी बच्चियों के गायब होने तथा महिलाओं के मानसिक संतुलन बिगड़ने के मामले सामने आ रहे थे। वाल्मीकि नगर खूबसूरत वादियों और तरह तरह के वन्य जीवों से भरे जंगलों के कारण एक प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। हिंदू धर्म के अनुसार मान्यता है कि श्री राम द्वारा त्याग के बाद माता सीता ने यहीं शरण ली थी। यहाँ आश्रम के साथ कई धार्मिक स्थल भी हैं, पर इन बढ़ते मामलों की वजह से लोगों में दहशत का माहौल बन गया था। हर किसी की अलग अलग धारणा थी। कोई इसे टोना टोटका कहता तो कोई बुरी शक्तियों का कारनामा। कई ग्रामीणों ने जंगली जानवरों द्वारा लोगों के मारे जाने की आशंका भी जताई। तभी पुलिस की एक टीम ने गंभीरता से सोच विचार कर पर्यावरण विभाग के माध्यम से एसपी नमन दीक्षित की पोस्टिंग पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में कर दी। जब गांव वालों को पता चला कि एसपी नमन दीक्षित वहां जांच के लिए आने वाले हैं, तो उन्होंने खास तौर पर नमन के नाम एक चिट्ठी लिखकर भेजी, जो ऑफिस से लौटने के बाद शाम को उसके घर पहुंची। नमन ने चिट्ठी पढ़ी। लोगों ने जितनी भी घटनाएं हुई थीं, उन सब के लिए ब्रह्मडाकिनी को जिम्मेदार ठहराया था और नमन को सतर्क रहने की हिदायत दी थी। लोगों का मानना था कि डाकिनी ने ही नमन को वहां आने के लिए मजबूर किया है। नमन खुद से बड़बड़ा रहा था, ऐसन भी होता है कहीं, बताइए, अच्छा मजाक है। नमन हल्की मुस्कान लिए उस खत को घूरे जा रहा था। तभी अचानक किसी का हाथ नमन के कंधे पर पड़ा। नमन चौंक कर पीछे घूमा। पीछे उसकी मां खड़ी थी। नमन एक लंबी सांस लेकर खत को छिपाते हुए हाथ पीछे कर ड्रॉर में रख देता है। हंसते हुए बोला, मां, तुम भी ना, मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो। मां चिढ़ते हुए बोली, तू भी ना बबुआ, कुछ भी बोलता रहता है। ऐसा बोला तो कभी बतियाएंगे नहीं तुमसे, समझे। तभी मां की शिकायतें शुरू हो जाती हैं नमन से। नमन की मां बहुत दुखी थी उसकी पोस्टिंग को लेकर, पर नमन ने उन्हें समझाया, मां, ये ड्यूटी है और मैं तेरा बहादुर बेटा हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। वहां के लोग परेशानी में हैं, उन्हें ऐसे छोड़कर अगर हम घर से आराम से रहेंगे तो तनिक भी अच्छा नहीं लगेगा। मां, तू ही तो कहती है कि लाचारों की सेवा करनी चाहिए। मां रुआं से स्वर में बोली, बातें बनाना तो आता है तुमको खाली। कितनी बार कहे हैं तुमरे बिना हमारा अकेले मन नहीं लगता। जरा भी जहां जाया कर, हमको भी साथे ले जाया कर। शादी कर ले, कम से कम घर तो काटने को नहीं दौड़ेगा हमको। जितने रिश्ते लाए हैं तुमको, उन्हें देखने की फुर्सत भी नहीं। नमन बोला, मां, हम मिशन पर रहते हैं, वहां जान का खतरा रहता है। तुमको कहीं कुछ हो गया तो? हम पापा को तो खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते। तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन। तभी दोनों गले मिलते हैं और रात का खाना खाकर सो जाते हैं। उसी रात नमन को एक अजीब सपना आता है। वो खुद को एक पुल पर पाता है और कोई उसे दलदल में घसीट रहा होता है। इस डरावने सपने से वो चीखकर अचानक जाग उठता है। नमन का पूरा बदन पसीने से लथपथ होता है। उसकी धड़कन बहुत तेज चल रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि जो उसने सपना देखा उसका क्या मतलब था, पर उसने उसे सिर्फ एक बुरा सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया। तभी नमन ने फोन की तरफ देखा। सुबह के 3 बज रहे थे। उसने फ्रिज से पानी निकाला, पिया, एक सिगरेट जलाई, जो वह अक्सर बेचैन या परेशान होने पर पीता था, और फिर सो गया। अगली सुबह नमन मां से विदा लेकर रवाना हो गया पास चंपारण के वाल्मीकि नगर के लिए। सफर लंबा था। नमन अपनी जीप में बैठा बस एक ही बात सोच रहा था, मैंने कई केस सॉल्व किए हैं, मगर पता नहीं क्या कभी अपने पिता के हथियारों तक पहुंच पाऊंगा या नहीं। यही सब सोचते हुए नमन ने आधे से ज्यादा सफर तय कर लिया था। वो अब वाल्मीकि नगर के निकट पहुंच चुका था। खूबसूरत वादियां और जंगलों से घिरा एक छोटा सा सुंदर नगर, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता और उद्यानों को देखने साल भर लोग आते रहते हैं। नमन इस सौंदर्य में खोने लगता है। शाम होने को थी। नमन ड्राइव करते हुए थक चुका था। अब वह उसी जंगल के पास पहुंच चुका था जहां से लोग गायब हो रहे थे। उसने फ्रेश होने के लिए जंगल पार करते वक्त गाड़ी रोकी और सिगरेट पीने लगा। बरसात का मौसम था। जंगल में कोहरा भरने लगा था। तभी नमन ने गाड़ी के शीशे में देखा, एक औरत काले कपड़ों में चेहरे को पूरी तरह ढंके हुए नमन को घूर रही थी। उसकी आंखें किसी जंगली जानवर की तरह चमक रही थीं।
नमन उसे देखने के लिए जंगल की तरफ मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। पर जब नमन ने फिर से गाड़ी के शीशे में देखा, वह आकृति अब भी उसे घूर रही थी। बारिश की वजह से मिट्टी पर फिसलन थी। नमन गिरते पड़ते आकृति की दिशा में दौड़ा। वह जंगलों में उसका पीछा करने लगा। तभी वह आकृति अचानक उसके सामने आ गई। नमन एकदम शांत, खुद को संभालते हुए उस आकृति को देखकर पहचानने की कोशिश करने लगा। ये तो वही औरत है जो कल सपने में देखी थी, नमन बड़बड़ाया। अचानक उस औरत की दोनों आंखें गायब हो गईं। वह मुंह फाड़कर बहुत जोर से चीखने लगी। ऐसा लग रहा था मानो नमन के दिमाग की सारी नसें एक साथ फट जाएंगी। नमन की नाक से खून बहने लगा। वह किसी तरह रुमाल से नाक ढंककर उस औरत की ओर बढ़ा। तभी किसी ने नमन का पैर कसकर पकड़ लिया। नमन चिढ़ते हुए नीचे झांका। उसका पैर उसी समूह में से एक अजीब आदमी ने पकड़ा हुआ था, जो नमन के सपने में आकर लाश खा रहा था। उसका शरीर फूला हुआ था, सारी चमड़ी उतारी जा चुकी थी, गले पर कई कीलें ठोकी गई थीं, उसकी आंखें निकाल ली गई थीं। नमन यह सब देखकर बेचैन हो गया। कांपते हाथों से उसकी नब्ज देखी। वह मर चुका था। नमन ने तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस फोर्स को फोन किया। वह हैरानी से उस लाश को देख रहा था। अगर ये मरा हुआ है तो मेरा पैर पकड़ा किसने? वह औरत तब तक गायब हो चुकी थी। वो कहाँ चली गई? कुछ देर में एक पुलिस जीप आई, जिसमें छोटे दरोगा मोहन नाथ जी थे, महिला कांस्टेबल माला रानी, एक वरिष्ठ हवलदार रहमान अली और सिपाहियों की एक टुकड़ी भी साथ थी। ये सब वाल्मीकि नगर थाने से ही थे। आते ही सबने एसपी नमन का स्वागत किया और उसे सैल्यूट किया। सभी ने अपना परिचय दिया। 30 वर्षीय दरोगा नाथ जी भूत प्रेतों में विश्वास करते थे। वे ऐसी जगहों से बहुत डरते थे। उन्हें घूसखोरी की लत थी और इस स्वभाव के चलते कार्य में भी लापरवाही करते थे। 22 वर्षीय माला रानी छोटे समाज से थीं और अपने बाल विवाह से भागकर पुलिस फोर्स में आई थीं। 35 वर्षीय रहमान अली, जो इस ग्रुप में सबसे वरिष्ठ थे, स्वभाव से काफी नेक थे और हमेशा अपनी ड्यूटी निभाते थे। सभी बिहार से ही थे। बात आग की तरह फैल गई। कुछ गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। कुछ को हादसे की तफ्तीश के लिए बुलाया गया। दरोगा मोहन नाथ ने कहना शुरू किया, सर, यह आदमी 12वीं लाश है। गत 2 महीनों से गुमशुदगी के काफी ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। कितनों के तो शव भी नहीं मिले। वन्य जीव उद्यान और टाइगर रिजर्व होने के कारण यह आशंका लगाई जा रही है कि यह कार्य किसी जंगली जानवर का होगा। बोलते हुए डर से आंखें इधर उधर घुमाते हुए, स्थानीय लोग ब्रह्मडाकिनी का नाम लेते हैं, जिसे लेकर काफी दहशत है। नमन, नाथ जी, क्या आपने जंगल का मुआयना किया? क्या लोगों के परिवार से पूछा कि हादसे के दिन वे क्या कर रहे थे? वन विभाग का डेटा निकाला कि कहीं कोई जंतु गायब तो नहीं? नाथ जी सकपकाते हुए, सर, डाकिनी, नमन बात काटते हुए, आज से रोज रात आपकी ड्यूटी रहेगी जंगल के चक्कर लगाने की। नाथ जी रोती हुई शक्ल बनाते हुए, सर रहम कीजिए, वो डाकिनी ने हमको कुछ कर दिया तो हमारी बीवी बच्चों का क्या होगा? अभी तो हमारी उम्र ही क्या है। नाथ जी की बात पर सभी हंसने लगते हैं। नमन, यह मेलोड्रामा बंद कीजिए दरोगा जी, आप अकेले नहीं जाएंगे, आपके साथ रहमान जी और मैं भी रहूंगा। तभी माला बात को काटते हुए नमन से बोली, सर, मुझे भी इस मामले की जिम्मेदारी दी जाए, मैं भी साथ चलूंगी। नाथ जी जोर जोर से बोले, हाँ सर, दी जाए, दी जाए। एक लोग ज्यादा होगा तो डरने का डर थोड़ा कम होगा। नमन नाथ जी को घूरते हुए माला से, पर माला, यह बहुत रिस्क का काम है, आप इसमें जुड़िए, लेकिन रात की पेट्रोलिंग टीम में आने की परमिशन नहीं मिल सकती आपको। माला, सर प्लीज, हमको भी जुड़ना है। तभी वरिष्ठ हवलदार रहमान नमन के पास जाकर बोले, सर, आपके कहने पर घर के आसपास के गांव वालों को बुला लिया गया है। नमन, रहमान, माला और मोहन को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तभी रहमान नमन से कहते हैं, सर, अगले महीने ही माला की छोटी बहन भी गायब हो गई थी। हम लोगों ने काफी खोजा, पर वो नहीं मिली। इसी कारण माला इस मामले को लेकर थोड़ी गंभीर और जज्बाती है। नमन रहमान की बात सुनकर माला को भी टीम में पेट्रोलिंग की परमिशन दे देता है। तब तक रात हो चुकी थी। तभी नमन ने कहा, आगे की कार्यवाही कल से थाने से शुरू होगी। अभी सभी अपने घर जाइए
और मेरे अगले ऑर्डर का इंतजार कीजिए, नाथ जी की तरफ देखते हुए। और जल्द से जल्द लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें मेल कीजिए। सभी अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। नमन का क्वार्टर दिखाने और उसकी सुरक्षा के लिए 2 सिपाही नमन के काफी मना करने पर भी विभागीय नियमों का हवाला देकर नाथ जी ने साथ कर दिए। देर रात 11 बजे नमन क्वार्टर पर पहुंचा, जो कि एक बहुत पुराने बंगले जैसा लग रहा था। चारों तरफ सिर्फ जंगल ही दिख रहे थे। वन विभाग की ड्यूटी के कारण नमन को वन्य क्षेत्र का आवास दिया गया था। रहने के लिए जो घर मिला था वह काफी पुराना था, जिससे वह अजीब और डरावना लग रहा था। दोनों जवान आते ही घर के बाहर पहरेदारी करने लगे। नमन ने लाइट जलाई, सभी के लिए कॉफी बनाई और फिर अपने बेडरूम में जाकर घर के बारे में लैपटॉप पर सर्च करने लगा। सर्च पर उसने देखा कि यह घर बहुत पुराना है। नमन से पहले यहाँ एक पति, गर्भवती पत्नी व उनकी 2 बेटियां रहती थीं। एक दिन अचानक ही दोनों बेटियां गायब हो गईं और पति की लाश सड़ी गली हालत में मिली। तभी लोगों ने पत्नी को देखा, जो पागल हो चुकी थी। लोगों को लगा कि उसी ने अपने पूरे परिवार को पागलपन में मार डाला है। इसलिए कुछ उग्र गांव वालों ने सरपंच और मुखिया के कहने पर उसे डायन करार देकर बहुत पीटा, जिससे उसकी दोनों आंखें फूट गईं। उन्होंने उसे घर में बंद कर दिया और फिर घर को आग लगा दी, जिससे वह महिला और उसका बच्चा गर्भ में ही मां के साथ जल गए। इसके बाद कई लोग गायब होने लगे। फिर अचानक सब कुछ बंद हो गया। लेकिन पिछले 2 महीनों से यह घटनाएं फिर से शुरू हो गई हैं। लोगों के कथन अनुसार वही गर्भवती औरत मरने के बाद ब्रह्मडाकिनी बन गई, जो आज भी लोगों को दिखती है। देर रात जो भी जंगल से गुजरता वो गायब हो जाता, जैसे अब तक सब हो रहे हैं। इस घटना के बाद सरकार ने उस घर को खरीद लिया और मरम्मत करवाकर उसे सरकारी क्वार्टर बना दिया। नमन को यह सब न्यूज़ पढ़ते पढ़ते कब नींद आ गई, उसे खुद भी खबर नहीं हुई। उसके सोते ही लैपटॉप पर बटन खुद ब खुद दबने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें चला रहा हो। डेस्क पर उसी डरावनी औरत की आत्मा की तस्वीर आ गई, जो नमन को जंगल में दिखी थी। वो आत्मा बेहद डरावने तरीके से चिपचिपे पदार्थ में लिपटी हुई धीरे धीरे नमन की तरफ बढ़ने लगी। पूरे घर की लाइट ऑन ऑफ होने लगी। वो औरत नमन के एकदम करीब पहुंच गई। हालांकि नमन नींद में था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चल पाया। वो औरत नमन के कान में कुछ खुसफुसाने लगी, जिससे नींद में ही नमन को बेचैनी होने लगी। पर वह इतना थका हुआ था कि उसकी नींद खुल न सकी। रात बीत गई, सुबह हुई। नमन ने अंगड़ाई लेते हुए खुद को उठाया। वह नहा धोकर फ्रेश हुआ और जैसे ही डाइनिंग टेबल पर पहुंचा, नाश्ता तैयार था। नमन सोच में पड़ गया, ये नाश्ता किसने बनाया? तभी पीछे से आवाज आई, सलाम साहब। नमन मुड़ा। उसके सामने एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा काफी डरावना लग रहा था। आप कौन? नमन ने आदेशात्मक स्वर में कहा। जी, मेरा नाम कमला है। मैं इस घर की देख रेख और सफाई करती हूँ। यहीं पास में रहती हूँ। देर रात आपकी गाड़ी देखी तो आ गई। पर साहब, मैं रात के वक्त काम पर नहीं आऊंगी। ठीक है माताजी, नमन ने संतोषपूर्वक कहा। लेकिन कमला के माथे पर पसीना साफ दिख रहा था। वह कुछ और कहना चाहती थी, पर नमन टेबल पर बैठ गया। बूढ़ी औरत किचन की तरफ चली गई। नमन ने जैसे ही पराठा उठाया, उसके हाथ पर कई कीड़े पराठे से निकलकर गिरने लगे। उसने सब्जी, जैम और ब्रेड की तरफ देखा। सब्जी में भिंडी की जगह भुने हुए बिच्छू दिखने लगे। जैम सड़ा हुआ था और ब्रेड बहुत पुराना लग रहा था। यह सब देख नमन सहम गया और झटके से खुद को टेबल से दूर किया। बर्तनों की गिरती आवाज से कमला भागी आई। साहब, क्या हुआ? कमला ने घबराते हुए पूछा। नमन ने डर भरी आंखों से कमला की तरफ देखा और कहा, यह कैसा खाना बनाया आपने? यह भी कोई खाने की चीज है? कमला ने फेंके गए सामान की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या हुआ साहब, खाना पसंद नहीं आया? नमन ने फेंकी प्लेट की तरफ देखा तो दंग रह गया। उसमें तो सब कुछ सामान्य खाना ही था। थाने जाने का समय हो चुका था। नमन ने सोचा शायद थकान की वजह से उसे वहम हो रहे हैं। उसने कमला को बाहर से खाना लाने को कहा और थाने के लिए निकल पड़ा। थाने पहुंचते ही नमन को बाहर माला और रहमान मिल गए। सबने एक दूसरे को गुड मॉर्निंग और जय हिंद कहा। सामने की चाय की टपरी पर चाय पी और फिर केबिन की तरफ बढ़े। केबिन में जो दृश्य देखा वो चौंकाने वाला था।
दरोगा मोहननाथ भारी भरकम शरीर लिए एक कुर्सी पर बैठे थे, एक पैर दूसरी कुर्सी पर रखे हुए। वर्दी की शर्ट दीवार पर कील में टांगी हुई थी। दो सिपाही उनके कंधे की मसाज कर रहे थे। रिपोर्ट लिखने वाली टेबल पर चाय समोसे रखे थे और फोन पर फुल वॉल्यूम में गाना चल रहा था। टिंकू हमारा सिनेमा का दीवाना, जोर जोर से गाए गाना, ऐसी विलन जैसी बातें ना कर, बन जा हीरोइन, धड़कता है जिया। माला ने खंखारते हुए नमन की तरफ इशारा कर अपने मुंह पर हाथ रखा और धीरे से कहा, सर, यही है इनकी असली ड्यूटी। नमन ने सारे सिपाहियों को हटाया और दरोगा के पीछे जाकर खड़ा हो गया। दरोगा नमन को सिपाही समझते हुए बोले, ससुरा, तुम्हारा हाथ में का कारण दब गया। रुक जा, नाश्ता करके नहीं चला था क्या? नमन जोरदार आवाज में, नहीं कहो तो मसाज पार्लर ले चलें। नमन को देखते ही दरोगा सकपका जाता है। सर, आप? हाँ, हम। इस थाने को क्या बना रखा है आपने? बारात में आए हैं जो खातिरदारी ले रहे हैं, कहिए तो सस्पेंड कर देते हैं, आराम कर लीजिएगा फिर। नहीं नहीं सर, दरोगा जी डरते हुए स्वर में बोले। नमन गुस्से से, 2 मिनट में अपने आप को और थाने को ठीक कीजिए। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है? सर, हॉस्पिटल से फॉरेंसिक का कॉल आया था, मिलने बुलाया है। ठीक है, हम और रहमान जी जा रहे हैं हॉस्पिटल, तब तक सब ठीक हो जाना चाहिए। कहते हुए नमन और हवलदार रहमान डॉक्टर का स्टेटमेंट लेने निकलते हैं। दरोगा जी जल्दी से काम में लग जाते हैं। नमन के अस्पताल पहुंचते ही रहमान जीप को पार्किंग एरिया में साइड करने लगते हैं। तब तक नमन अकेले ही अस्पताल में दाखिल होता है। वहां दाखिल होते ही अंधेरे के कारण नमन को कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। अस्पताल पूरा खाली था। तभी उसे दाएं पैर के तलवे में जलन और तेज दर्द महसूस होने लगता है, मानो कोई कील ठोक रहा हो। नमन ने झटके से जूता उतार फेंका और तड़पते हुए तलवों को देखा। उसे कोई आकृति सी उभरती नजर आ रही थी। नमन ने जैसे ही उसे छूना चाहा, आकृति उसके तलवे को चीरते हुए एक बड़ी सी मकड़ी बनकर बाहर निकल आई और उसके चेहरे पर चिपक गई। नमन के तलवों से खून निकलने लगा। वह दर्द से चीखने लगा। ये सब देखकर वह घबरा गया। उसे वही औरत कई जगह दिखने लगी। नमन चलकर बाहर जाने की विफल कोशिश करता है, पर तेज खून बहने से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। कुछ देर बाद नमन धीरे धीरे आंखें खोलता है। उसे धुंधला धुंधला रहमान का चेहरा दिखने लगता है। वह अब अस्पताल के एक डॉक्टर के केबिन में था। सर, आप ठीक हैं? आपको क्या हुआ था सर? रहमान चिंतित होकर पूछते हैं। मुझे क्या हुआ था? वो औरत कहाँ है? मेरा पैर कैसा है? नमन रहमान की तरफ देखते हुए पूछता है। रहमान इधर उधर देखते हुए, सर, कौन सी औरत? आपके पैर तो ठीक हैं, सलामत हैं दोनों। आप चक्कर खाकर गिर गए थे। डॉक्टर ने कहा कि बीपी अचानक डाउन हो गया था, तो हम चेहरे पर पानी के छींटे मार रहे थे होश में लाने के लिए। खुदा का करम, आपको होश आ गया। नमन ने होश में आते ही अपने पैर देखे, बिल्कुल सही थे। नमन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह सोच में डूबा ही था कि रहमान फिर पूछते हैं, क्या हुआ सर? नमन बात को छुपाते हुए कहता है, कुछ नहीं, चलिए पोस्टमार्टम डॉक्टर से मिलना है। दोनों रिपोर्ट लेने डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। नमन डॉक्टर से, क्या पता चला डॉक्टर, इसकी मौत कैसे हुई? डॉक्टर, सर, इसकी मौत को हुए 48 घंटे यानी 2 दिन हो चुके हैं। इसकी आंखों पर जो जख्म हैं और गले में 8-10 कीलें चुभी हैं, इसने खुद को ही चुभोकर मारा है। क्योंकि अगर कोई और मारता तो इसके हाथ या कहीं और जख्म के निशान होते, लेकिन हथेली पर कील को जोर से पकड़ने के निशान साफ दिख रहे हैं। जब ये खुद को मार रहा था तो ये होश में नहीं था और इसने काले कपड़े पहन रखे हैं। नमन सोचते हुए, तो डॉक्टर, क्या ऐसा हो सकता है कि जिसने इसे मारा उसने इसे हिप्नोटाइज या भ्रमित किया हो? क्योंकि खुद को कोई बेहोशी में इतनी बुरी तरह कैसे मार सकता है? डॉक्टर, हाँ, हो सकता है, या फिर शायद कोई टोटका या विद्या कर रहा हो। इसके कपड़ों पर कई लोगों के खून के धब्बे भी हैं, लेकिन अब जांच तो आपकी जिम्मेदारी है। मैंने तो वजह बता दी। कहते हुए डॉक्टर रिपोर्ट देता है। नमन और रहमान हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। तभी रहमान अली नमन से पूछते हैं, साहब जी, क्या विचार है आपके? क्या इसने खुद को मारा होगा? नमन कुछ सोचते हुए, अरे अली जी, ये तो गांव जाकर ही पता चलेगा। आपने देखा कितना अजीब था।
ना उस दिन कोई इसके घर वाले घटनास्थल पर आए और ना ही आज बॉडी की शिनाख्त के लिए। अली जी, चलिए साहब, गांव से ही पूछताछ शुरू करते हैं। पर नमन बात काटते हुए, पर क्या? वो सर, माला की बहन लापता है, उसको भी साथ ले लेते तो ठीक था। नमन लंबी सांस लेते हुए, ठीक है अली जी, चलिए फिर थाने से ही होते हुए निकलते हैं। देखते हैं नाथ जी ने क्या कारनामा किया है, हुलिया बदला होगा थाने का। दोनों हंसते हुए कार से थाने की ओर निकलते हैं। कार चलाते हुए नमन को कुछ याद आता है। वह अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और एक कागज निकालता है। ये वही चिट्ठी थी जो गांव वालों ने नमन को दी थी। नमन ने फोन पर उंगलियां घुमाई और कॉल लगाया। कॉल पिक होता है। जय हिंद सर, नमन बोलता है। पांडे जी, मैं आपको एक फोटो भेज रहा हूं, पता कीजिए कि इसका फिंगरप्रिंट क्रिमिनल डाटाबेस में है या नहीं, और थोड़ा राइटिंग की फॉरेंसिक जांच भी करवा दीजिए। उधर से पांडे जी हुलसाते हुए, जी सर जी, काम हो जाएगा। नमन मुस्कुराते हुए, क्या पांडे जी, मन तो लग रहा है ना पटना में? पांडे जी थोड़ा चिंता से, क्या सर जी, आपके बगैर कोई केस देखने का मन नहीं करता? कागज की जानकारी निकालवा कर कल तक साथ ही आ रहे हैं मिलने आपसे। नमन खुश होते हुए, वाह पांडे जी, क्या गजब बात की है, फैन हो गए आपके तो। ठीक है, आइए मिलते हैं फिर। पांडे जी, ओके सर, जय हिंद। फोन कट होता है। जगदीश पांडे जी, जो हेड कांस्टेबल थे और बहुत ईमानदार, उम्र में नमन से बड़े थे पर नमन के अंडर काम करते थे। नमन ने पांडे जी के साथ पटना में कई केस सॉल्व किए थे। अब गाड़ी थाने के आगे रुकती है। गाड़ी के पहुंचते ही दरोगा जी पसीने पसीने हो गए। थाने से निकलते हुए बोले, सर आइए सर, हमने 2 टंच फिनिशिंग कर दी सर जी। नाथ जी की बातें सुनकर नमन के साथ बाकियों के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। नमन दरोगा को छेड़ते हुए कहता है, वैसे नाथ जी, चमक तो आप भी रहे हैं, आपकी शर्मीली आंखों से क्या। सर, आप भी महिमा हैं, आपसे शानदार सीनियर के साथ रहने का बस और क्या चाहिए। तब तक दोपहर के 12 बज चुके थे। सभी लंच करते हैं। दोपहर 2 बजे के करीब नाथ जी, रहमान, माला और नमन सभी गांव की तरफ निकलते हैं। गांव पहुंचते ही नमन और माला एक टीम बनाते हैं और नाथ व रहमान दूसरी टीम। वे गांव की अलग अलग दिशाओं में पूछताछ के लिए निकलते हैं। नाथ जी और रहमान गांव वालों को लाश की फोटो दिखाकर उसकी पहचान पूछने लगते हैं। दूसरी तरफ नमन और माला भी तस्वीर दिखाकर गांव वालों से पूछताछ करते हैं। लाश को कोई पहचान नहीं रहा था। पहचान का सुराग ढूंढते ढूंढते नमन एक सुनसान पतली सी संकरी गली में पहुंचता है, जिसमें बहुत कम जगह होती है, जहां उसे वही औरत दिखाई देती है। रुको, मैंने कहा, रुको, कहते हुए नमन उसके पीछे दौड़ने लगता है। नमन के पीछे माला भी उसी दिशा में जाने लगती है। वो डरावनी औरत बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। नमन ने गौर से देखा तो पाया कि वह चल नहीं रही थी, बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तेजी से आगे बढ़ रही थी। नमन उसके पीछे दौड़े जा रहा था। सर रुकिए, रुकिए सर, कहते हुए माला भी उनके पीछे भाग रही थी। नमन तेज आवाज में धमकाते हुए कहता है, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। तभी वो औरत एक टूटे हुए घर के सामने रुकती है और फिर नमन की तरफ मुड़ती है। वो औरत नमन को देखकर एक डरावनी मुस्कान मुस्कुराती है। नमन धीरे धीरे गन पॉइंट करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर नमन के पैर आगे नहीं बढ़ते। तभी वो देखता है कि उस पर एक पेड़ गिरने वाला है। वो औरत अचानक वहां से गायब हो जाती है और पेड़ नमन पर गिरने लगता है। नमन जोर लगाकर हाथों से पेड़ को रोकने की कोशिश करता है। तभी माला वहां आ जाती है और दोनों किसी तरह पेड़ को विपरीत दिशा में धकेलने में कामयाब होते हैं। इस घटना में नमन को हल्की खरोचें भी आ जाती हैं। सर आप ठीक हैं? माला घबराते हुए पूछती है। नमन हाँ में सिर हिलाता है और नाथ व रहमान दोनों को लोकेशन पर आने को कहता है। तब तक नमन और माला घर में दाखिल होते हैं। घर की दीवारों में जगह जगह दरारें थीं। सारा सामान पुराना और जर्जर हालत में था। टूटे बेड, टेबल, खिड़की के शीशे, पूरे घर में मकड़ियों ने जाले बुन दिए थे। जमीन पर धूल और गंदगी बिखरी पड़ी थी। दिन में भी रात जैसा माहौल था। नमन और माला धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एक कमरे से उन्हें किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। मोबाइल की लाइट जलाकर दोनों उस कमरे की ओर बढ़ते हैं। कमरे में हर जगह खून बिखरा था। जमीन पर तंत्र मंत्र का सामान पड़ा हुआ था। नमन मोबाइल की लाइट इधर उधर घुमाने लगा।
तभी उसे एक तस्वीर दिखती है। यह तस्वीर उसी मरे हुए आदमी की थी जिसकी पहचान वे गांव में करने आए थे। रोने की आवाज तेज हो गई थी। नमन तेजी से कमरे की ओर बढ़ा। वहां एक लड़की अपना मुंह दोनों हाथों से ढके जोर जोर से रोए जा रही थी। नमन और माला उस लड़की की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं। वो लड़की से थोड़ी दूरी पर रुक जाते हैं। लड़की अब भी हाथों से अपना चेहरा ढंके जोर जोर से रो रही थी। माला थोड़ा पास जाकर कहती है, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं मिलने पर माला फिर सख्ती से पूछती है, कुछ पूछ रही हूं तुमसे, बोलो, कौन हो तुम? चिल्लाते हुए, बोलो। लड़की अचानक अपने चेहरे से हाथ हटा लेती है, जिसे देख माला और नमन दोनों सहम जाते हैं। उस लड़की के मुंह पर खून लगा था और कपड़ों पर यहां वहां मांस के टुकड़े गिरे हुए थे, जैसे उसने किसी जानवर को खाया हो। लड़की की आंखें सफेद हो चुकी थीं। उसके हाथ पैर पर चमड़ी ही नहीं थी। बाल बिखरे से थे और वह बहुत डरावनी लग रही थी। माला ने जैसे ही उसे देखा, तारा तू! वह लपक कर नमन से कहती है, सर, ये मेरी छोटी बहन है। तारा, तू यहां क्या कर रही है? कहां नहीं ढूंढा तुझे? तू कहां थी? ये तेरी हालत किसने की? कहते हुए माला के आंसू बहने लगते हैं और वह तारा की तरफ बढ़ने लगती है। नमन को कुछ सही नहीं लग रहा था। उसने खतरा भांपते हुए कहा, रुक जाओ माला, रुको। पर तभी तारा दी कहते हुए रोते हुए उसकी तरफ बाहें फैला देती है, जिससे माला नमन की बातों को दरकिनार कर आगे बढ़ जाती है। नमन फिर रोकता है, माला रुको, तारा होश में नहीं है। पर माला नहीं सुनती। आगे बढ़ते ही तारा माला को लपक कर गले लगा लेती है, जिससे नमन थोड़ी देर के लिए गन नीचे कर देता है। लेकिन तारा धीरे धीरे बाहें कसने लगती है, जिससे माला का दम घुटने लगता है और माया डरावनी आवाज में जोर जोर से हंसने लगती है, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सब मरेंगे। मेरे रास्ते में आने वाले सारे लोग मरेंगे। खा जाऊंगी सबको, खा जाऊंगी मैं। मेरे मामले में आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तारा जोर जोर से चीखने लगती है। नमन जोर से तारा पर चिल्लाता है, तारा छोड़ उसे, वो तेरी बहन है, छोड़ उसे वरना गोली चल जाएगी। पर तारा माला को और ज्यादा कसकर पकड़ लेती है, जिससे माला की सांसें थमने लगती हैं। नमन गन से हवाई फायर करता है, पर गोली चलती ही नहीं। तभी तारा जोर जोर से चीखने लगती है, जिससे नमन का सर चकराने लगता है। उसके होश खोने लगते हैं। वह कानों पर हाथ दिए, आंखें कसकर बंद किए जमीन पर गिर पड़ता है, चीखों से तड़पता है। तभी तारा जोर से माला के गले पर काटती है, जिससे माला के गले से खून निकलने लगता है। माला दर्द से छटपटाने लगती है, पर तारा माया के गले में दांत धंसाती चली जाती है, जिससे बहुत सारा खून निकलने लगता है। माला की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वह बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। नमन दर्द से कराह रहा था, माला भी बेहोश थी। तभी कमरे में हवलदार रहमान और दरोगा नाथ जी आते हैं। नाथ जी तारा के पैर पर शूट करते हैं, जिससे तारा गिरकर बेहोश हो जाती है। सभी को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां माला के गले पर पट्टी बंधी थी और तारा सदमे में थी। उसे कुछ याद नहीं था। माला को 1 हफ्ते में अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने वाली थी। वहीं तारा शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बहुत बीमार थी, तो उसे अभी कुछ दिन अस्पताल में ही रहना था। नमन को हल्की चोटें आई थीं। वह बिल्कुल ठीक था। नमन तारा और माला का हालचाल पूछ अस्पताल से बाहर निकलता है, जहां नाथ जी और रहमान जी कुछ गांव वालों के साथ पहले से थे। नाथ जी नमन से कहते हैं, सर जी, ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी दोनों हाथ जोड़ते हुए नमन के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, साहेब, मेरा कोई नहीं। मेरा बच्चा कल जंगल लकड़ी लेने गया था, अब तक लौटकर नहीं आया। रहम कीजिए मालिक। ऐसे ही 8-10 लोग अपने अपने बच्चे की गुहार लिए नमन के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। तभी नमन सबको ढांढस बंधाते हुए कहता है, शांत रहिए सभी, दुखी मत होइए। मामले की जांच मैं खुद कर रहा हूं। लापरवाही को कोई गुंजाइश नहीं। आप लोगों को किसी पर शक है? सभी डर भरी आंखों से एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी मंदिर का पुजारी गुस्से भरी आंखों से कहने लगता है, साहेब, ये वही डाकनी कर रही हैं सब। जब भी कोई गर्भवती स्त्री की अकाल मृत्यु होती है और उसका रीति रिवाज के साथ दाह संस्कार नहीं किया जाता, तो वो प्रेत योनि में डाकनी बनती है। जैसे किसी भी इंसान को उसकी मृत्यु याद नहीं रहती कि वह कैसे मरा,
वैसे ही वह भी मौत से पहले के कुछ पल भूल चुकी है। इसके लिए मरने से पहले उसके साथ हुई ज्यादती में उसे जो भी याद है सबको मार डालेगी। वो सबको। तीनों बच्चे इसी गांव वाले ने छीने हैं। कहे थे, हम सबको सिर्फ अपने फायदे के लिए ज्यादती मत करो, मत मारो उसे। पर मेरी एक नहीं सुनी पापियों ने। एक एक को मारती रहेगी जब तक उसके बच्चे उसे मिल नहीं जाते। पर बाबा, उसके बच्चे तो उसी के साथ जल गए थे ना, फिर क्यों ऐसा करेगी? नमन आश्चर्य से पूछता है। तभी पुजारी कांपते हुए कहता है, सभी मरे नहीं, जिंदा हैं। बच्चे उसके जिंदा हैं। खोज उन्हें, खोज जल्दी, वरना सब मरेंगे, सब के सब। नमन, रहमान और नाथ जी चौंक कर एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। सभी गांव वालों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। एक अजीब डर। सभी के मन में दहशत थी। अगले पल कौन उनके बीच रहेगा या नहीं। एक औरत गुस्से से नमन की तरफ इशारा कर कहती है, मैं कुछ नहीं जानती। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना एसपी, तो थाना फूंक देंगे हम और वहीं आत्मदाह कर लेंगे। मेरे बच्चे को खोज लाओ, पता नहीं किस हाल में भूखा प्यासा होगा। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, पता नहीं जिंदा भी हैं या नहीं। कहते हुए वो और नमन के पैर पर गिड़गिड़ाने लगती हैं। उसी के साथ सभी गांव वाले गुस्से और डर में कहने लगे, हाँ, वैसे भी वो डाकिन ना छोड़ेगी। अगर हमारे बच्चे नहीं मिले तो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। सभी आत्मदाह थाने के सामने कर लेंगे। नमन पुजारी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए भरोसा दिलाते हुए आगे बढ़ता है। नाथ जी नमन से कहते हैं, सर, क्या सोचा है आपने? कमिश्नर साहब का कॉल आया था। बोल रहे हैं मामले को जल्द से जल्द सुलझाओ, नहीं तो मीडिया में बात फैलेगी, पुलिस की बदनामी होगी और ये खूबसूरत जगह खंडहर बन जाएगी। शाम हो चुकी थी। नमन कहता है, ये मामला तो जितना सोचा था उससे भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। शाम गहरा चुकी थी। नाथ जी और रहमान नमन को क्वार्टर जाकर रेस्ट करने के लिए कहते हैं, पर नमन कहता है, नाथ जी, अगर हम लोग इसी तरह आराम करते तो गांव तबाह हो जाएगा। आपने देखा ना कैसे बच्चे और बच्चियों के माँ बाप रो रहे थे। हमें काम पर ध्यान देना होगा। आराम वराम भूल जाइए और थाने चाहिए। चलिए मिसिंग केस की फाइल चेकिंग के लिए। सर। यस सर, नाथ जी और रहमान तेज स्वर में कहते हैं। गाड़ी थाने की तरफ मुड़ती है, जहां पहुंचकर सभी गुमशुदगी की रिपोर्ट जांच करने लगते हैं और एक केस की दूसरे केस से समानताएं मिलाने लगते हैं। नमन अपने ऑफिस में अकेले बैठकर लैपटॉप पर उस औरत के बारे में और जानने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके ऊपर चलते पंखे के पास दीवार से चिपकी औरत नमन को घूर रही थी। वो धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ने लगती है। गर्दन और पैरों को मोड़ते हुए सामने रखी अलमारी के ऊपर ही बैठ जाती है। वो डरावनी औरत नमन को घूर रही थी। तभी वो औरत एक फाइल नीचे धकेलती है। नमन जैसे ही अलमारी की तरफ देखता है, औरत गायब हो जाती है। नमन उस बहुत पुरानी फाइल को उठाकर उसकी धूल मिट्टी साफ करता है और फाइल खोलते ही चकित हो जाता है। ये तो 25 साल पहले की उसी औरत की गुमशुदगी की रिपोर्ट है, जो हर जगह दिखती है और जिसे गांव वाले डाकनी कहते हैं। नमन खुद से ही बड़बड़ाने लगता है। नमन फाइल पढ़ता है, जिससे उसे पता चलता है कि इस औरत का नाम मालती था। ये तब 23 साल की थी और किसी दूसरे राज्य से एक रात लापता हो गई थी। नमन के अचरज का ठिकाना नहीं था। वो खुद से ही सत्य को नकारते हुए कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी और राज्य के थाने की गुमशुदगी की इतनी पुरानी फाइल यहां इस वक्त कैसे? नमन सोच ही रहा था कि तभी नाथ जी आते हैं और कहते हैं, सर, जितनी भी बच्चियां लापता हुईं, उनकी उम्र 10 से 12 साल के बीच थीं और लड़के 25 से 30 के करीब के थे। महिलाएं वहीं गायब हुईं जो प्रेग्नेंट थीं। तभी रहमान जी आए और कहने लगे, सर, जितनी भी मिसिंग लोग हैं, सारे अमावस की रात को ही गायब हुए हैं और उनमें एक समान बात है। जिसके परिवार में 2 बच्ची और 1 बच्चा हैं, उन्हीं परिवार के सदस्य गायब हुए हैं और घटना स्थल पर सबूत के तौर पर बरी राख ही मिली है। नमन कुछ सोचते हुए कहता है, दरोगा जी, नाथ जी, आप लोग सारे परिवार वालों से जाकर एक बार फिर से पूछिए, उन्होंने क्या देखा था उस दिन। मुझे ये पुजारी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। पता लगाइए जरा, जिस जिस दिन लोग गायब हुए वो कहाँ था।
नमन बात कर ही रहा था कि उसका फोन बजने लगता है। नमन कॉल पिक करता है। नमन, हेलो माँ, प्रणाम माँ, खुश रहा बचवा। का रे, तुमको तने को हमरा ख्याल नहीं आता, एक बार भी याद नहीं आती मेरी। नमन, नहीं माँ, ऐसा नहीं, हम काम में थे, घर जाकर करने ही वाले थे बात तुमसे। माँ, झूठ मत बोल ज्यादा, 10 बार लगाए हैं, परेशान हो गए, अब जाकर लगा है कॉल तुम्हारा। क्या हुआ, तबीयत ठीक तो है ना बचवा? ज्यादा काम नहीं किया करो, आराम कर लिया करो। नमन, ठीक है कर लेंगे, अब रखते हैं, ध्यान रखना अपना। माँ, नहीं अरे सुन तो, खाना खाए कि नहीं? नमन, माँ खा लेंगे, आप खा लो, आराम करो, काम कर रहे, ठीक है। कहते हुए नमन फोन रख देता है। फाइल्स को चेक करने में रात के 1 बज जाते हैं। नमन सभी को घर भेज देता है और खुद भी क्वार्टर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे जंगल भी क्रॉस करना था। जब वो जंगल के रास्ते पर पहुंचता है तो उसे साइड मिरर में माला का रिफ्लेक्शन दिखता है। नमन सोचने लगता है कि ये माला यहाँ क्या कर रही है, पर कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद रिफ्लेक्शन गायब हो जाती है, जिससे नमन कुछ समझ नहीं पाता। वो तेजी से क्वार्टर की तरफ बढ़ता है। वहां पहुंचते ही जैसे ही नमन घर में कदम रखता है और जैसे ही घर की दीवारों को छूता है, घर एकदम चेंज हो जाता है। वो औरत नमन को 25 साल पहले का एक दृश्य दिखाती है, जिसमें वो औरत अपनी दोनों बेटियों की छोटी बना रही थी, उनके साथ खेल रही थी। तभी कोई घर में दाखिल होता है, जिससे डरकर औरत अपने बच्चों को छिपा देती है। तभी लाइट कट जाती है। नमन जैसे तैसे मोमबत्ती खोजकर जलाता है, पर मोमबत्ती के धुएं में एक अजीब डरावनी आकृति उभरती है, जिससे चिल्लाते हुए हवा में गायब हो जाती है। नमन चीख कर मोमबत्ती नीचे फेंकता है। तभी लाइट वापस आ जाती है। नमन बार बार ऐसे वहम से परेशान हो चुका था। हैरान सा हुआ, वो नहाने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ता है। नमन जब नहाकर आईने में अपना चेहरा देखने जाता है तो उसे बड़े बड़े अक्षरों में खून से हेल्प मी लिखा दिखाई देता है। नमन ये देख चौंक जाता है। वह हाथ से आईने पर लगे खून को छूता है, सूंघ कर देखता है कि ये तो खून ही है, वो भी ताजा। नमन बाहर निकल कर देखता है, बाहर कोई भी नहीं था। नमन बाहर खड़े गार्ड से पूछता है। गार्ड्स कहते हैं, साहब यहां तो कोई भी आया गया ही नहीं। नमन गार्ड को आईने पर लगे खून की जांच करवाने का आदेश देता है और कमरे में जाकर जो जाता है। सुबह उठते ही बूढ़ी औरत नमन के लिए नाश्ता लाती है और थोड़े संकुचाए स्वर में कहती है, साहब क्या हुआ? वो औरत कौन थी, कुछ पता चला? बच्चे, औरत गायब हो रही है, इसकी तहकीकात में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? महिला नमन से जानकारी पूछते हुए बोली। नमन, नहीं काकी, कोई सबूत या गवाह हाथ नहीं आ रहा, इसके पीछे कौन है कहना मुश्किल है। हम घूम फिर कर एक ही जगह पहुंच रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तभी वो औरत अजीब तरह से मुस्काते हुए बोली, साहब छोटी मुंह बड़ी बात, माफी चाहती हूं, आप लोग डाल और पात चल रहे हो, जहां इसकी जड़ है वहां पहुंचिए ना। इतने लोग झूठ तो नहीं कह रहे होंगे, आखिर औरत और सरपंच का इतना चर्चा है, कुछ तो कहानी होगी ना। हम तो कहते हैं सरपंच तक पहुंचिए। पर काकी, 20-25 साल पहले की घटना है, किसे याद, कौन सरपंच होगा? सबसे पूछोगे तो बहुत समय बर्बाद होगा। नमन थोड़ा परेशान हुए कहता है, आखिर पूछें किससे जो सही पता बता सके। औरत शातिर तरीके से बातों को घुमाते हुए बोली, फिर तो वही बता सकता है जो घर घर जाता हो, जिस पर लोग बहुत विश्वास करते हों। साहेब, पुजारी तो बहुत सालों से हैं, उसे तो घर घर की खबर रहती है, उसकी बहुत इज्जत है, पूजा पाठ हर जगह करवाते फिरता है, एक बार उससे पूछ कर देखिए जरा। नमन आश्वासन स्वर में कहता है, ठीक है काकी, आपकी बातों पर गौर करूंगा। नाश्ता समाप्त कर नमन थाने के लिए निकलता है। थाने पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके घर पर जो खून मिला था वो किसी 22 से 23 वर्षीय लड़की का था। नमन रहमान को पंडित जी को थाने पूछताछ के लिए बुलाने कहता है और नाथ जी को गांव वालों से बातचीत करने भेज देता है और एक चाय का ऑर्डर देता है। कुछ देर में चाय आ जाती है। नमन फाइल पढ़ रहा था, तभी कोई चाय उसकी तरफ बढ़ाता है। नमन नजरें फाइल पर गड़ाए चाय लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर उसे चाय के कप के साथ किसी के गीले लंबे नाखून का आभास होता है। नमन चाय की तरफ देखता है, एक जला हुआ हाथ नमन की तरफ कप बढ़ा रहा था, जिसमें चाय की जगह काला खून था।
वो लड़का बहुत ही भयानक था। हर जगह से उसका चेहरा छपटा हुआ था। उसे सर पर बहुत बड़ा घाव था, जिससे उसका आधा सर सड़कर कंधे पर गिरा हुआ था। वो लड़का नमन की तरफ चाय बढ़ाता है। नमन चीखते हुए हाथ मारकर चाय को हटा देता है। नमन के चीखते ही वो लड़का फिर कहता है, साहब चाय। अचानक नमन देखता है वो लड़का तो बिल्कुल ठीक है और चाय भी सही है। नमन उससे चाय लेकर उसे जाने कहता है। हाथ मुंह धोकर खुद को शांत करता है और खुद से कहता है, इस मामले का जल्द ही निपटारा करना होगा। नमन थोड़ा परेशान हुआ, चाय पीकर लैपटॉप चलाने लगता है। नमन फाइल पढ़ ही रहा था, तभी कोई उसका कैबिन खटखटाता है। सर, मैं आई कम इन? यस प्लीज, कहते हुए नमन लैपटॉप पर कुछ काम करने लगता है। जय हिंद सर। वो आदमी खुश होते हुए तेजी से नमन को सल्यूट करता है। नमन की नजर ऊपर उठती है। नमन खुशी से कहता है, पांडे जी आप आइए बैठिए और बताइए पांडे जी कैसा सब? मेरी माँ ठीक है। पांडे जी, हाँ सरकार सब ठीक है। नमन, हम जो फोटो भेजे थे उसका क्या हाल है? पांडे जी, सर जी वहीं बताने आया हूं। और भी एक जानकारी हाथ लगी है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। नमन, कौन सी जानकारी पांडे जी? पांडे जी फिर कहते हैं, सर ये जो खत है इसका पता इसी एरिया के मंदिर का है। क्रिमिनल डेटा में दीनानाथ पंडित का नाम आता है और आपके पिताजी जो गायब हुए थे ना, पता चला है वो भी लास्ट टाइम इसी एरिया में लोकेट हुए थे। यहाँ वो एक साइक्लो किलर का केस लेकर आए थे और खबर आई थी कि अचानक आतंकी हमले में वो गायब हो गए। नमन के मुंह से अचानक सहमा और उसे हिला देने वाला शब्द निकलता है। क्या आप सच कह रहे हैं पांडे जी? हाँ सरकार, कल ही खबरी की जानकारी पर आपके पिता के साथ वाले कुलिक से मिलने गए। वो आखिरी समय में था। उसने हमें ये बात बताई। उसकी याददाश्त चली गई थी। वो बहुत बीमार था तो ज्यादा कुछ कह नहीं पाया। थैंक यू पांडे जी, हम बता नहीं सकते आपने कितनी बड़ी खबर दी है हमें। थैंक यू सो मच सर, ये तो मेरा फर्ज था। तभी रहमान पंडित को लेकर थाने आते हैं। नमन और पांडे जी बात कर ही रहे थे कि हवलदार रहमान अली पंडित जी को लिए केबिन में आते हैं। नमन पंडित जी पर तंज कसते हुए कहता है, आइए आइए पंडित जी, क्या बात है? जिधर देखो आपके ही चर्चे गूंज रहे हैं। जितना ये मामला हाईलाइट नहीं हुआ उससे ज्यादा तो आप फेमस हो गए हैं। पंडित जी जरा परेशान हुए। आखिर बात क्या है सर? मैंने क्या किया है? नमन नाटकीय गुस्से से कहता है, आपको नहीं पता आपने क्या किया है? ये भी हम ही समझाएं आपको? पंडित जी घबराते हुए, मैंने कुछ नहीं किया है। नमन जोर से चिल्लाते हुए, अगर आपने कुछ नहीं किया तो खत दिखाते हुए, ये क्या है? अगर आपने कुछ नहीं किया तो वारदात के समय जंगल क्यों जाते थे? उसके बच्चों के जिंदा होने की खबर आपको किसने दी? डाकिनी सबको ले गई, आपको क्यों बख्शा? कहीं आप ही तो नहीं जो डाकिनी बन सबको मार रहे? 20 साल पहले क्या हुआ था? सरपंच कहाँ है? औरत का परिवार कैसे मरा था? बताइए पंडित दीनानाथ शास्त्री, बताइए। अगर आपको सच सुनना है तो सुनिए। पंडित कहना शुरू करता है, मालती नाम था उसका, पति मर गया था। दूसरे राज्य से अपनी 2 बेटियों के साथ भागकर आई थी इस गांव में। यहीं उसे एक आदमी से प्यार हो गया। उसने शादी कर ली, पर वो नहीं जानती थी कि वो कितना बड़ा पापी है। वो एक निकम्मा शराबी जुआरी था जो चंद पैसों के लिए लोगों को बेरहमी से मार डालता था। उसने प्रेम जाल में फंसाकर शादी कर ली मालती से। उसे और उसकी बेटियों को बहुत मारता पिटता। फिर मालती गर्भवती हुई। वो दरिंदा बहुत खुश था, पर इस घर पर सरपंच की नजर थी। वो मालती और घर दोनों को पाना चाहता था। मालती के पति ने कई कत्ल किए थे। कुछ गांव वालों के साथ मिलकर उसने प्लान बनाया उस आदमी और बच्चियों को मारने का, ताकि वो घर हड़प सके। लेकिन तभी उसके पति को पता चलता है कि मालती बेटे को नहीं, बेटी को जन्म देने वाली है, जिससे उसका गुस्सा का ठिकाना नहीं रहता। वो पागलों की तरह पीटता है उसे। मैं वहीं से गुजर रहा था। मालती किसी तरह छुपकर उस रात अपनी बेटियों को पीछे के रास्ते मेरे पास भेजती है। उधर बहुत ज्यादा पीकर वो आदमी घर आता है और मालती की जान लेने लगता है। मालती बचाव में उसे धक्का दे देती है, जिससे उसका सर दीवार पर लगी कील से टकराता है और वो वहीं दम तोड़ देता है। जिसके बाद सरपंच कुछ गांव वालों के साथ वहां पहुंचता है और सारा इल्जाम मालती पर मढ़कर मारपीट करता है। फिर कुछ गांव वाले मालती को घर में बंद कर आग लगा देते हैं, जिससे वो उसी में जलकर खत्म हो जाती है। वह रहती थी। अभी आप रहते हैं एसपी। गांव वालों को रोकने और मालती के पति को पकड़ने तब एक डीएसपी कार्यरत थे, केशव दीक्षित। वो जब तक गांव वालों को रोकते तब तक घर में आग लग चुकी थी। मुझे याद है भयानक वो दिन। एक दिन में कई घटनाएं हुई थी। सरपंच और उसके चमचों ने डीएसपी को भी गायब कर दिया था। केशव दीक्षित नाम सुनते ही नमन सकपका जाता है। वो बेचैन होते हुए पंडित से कहता है, रुकिए पंडित जी, क्या नाम लिया आपने अभी? केशव दीक्षित। क्या हुआ था उनके साथ? मैं पूछता हूं, हुआ क्या था उनके साथ पंडित? पंडित जी आश्चर्य से नमन को घूरते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता क्या हुआ था। बस उस दिन सरपंच ने कहा कि डीएसपी नहीं दिखा। सरपंच ने कहा उसकी पोस्टिंग कहीं और हो गई है। सर, पर आप इतने विचलित क्यों हैं?
डीएसपी को लेकर नाथ जी ने नमन से सवाल किए, क्योंकि वो पिता थे मेरे, जिनको मैं पिछले 20 सालों से पागलों की तरह ढूंढ रहा हूं। कहते हुए नमन की आंखों में आंसू भर आए। सॉरी सर। कहां मिलेगा सरपंच? पंडित जी, नमन ने गुर्राते हुए पंडित से कहा। एसपी साहब, मालती की मौत के बाद वो उसकी आत्मा पूरी तरह भयावह हो गई। वो हर उस लड़की को ले जाती है जो उसकी बेटी की उम्र की है, और हर उस आदमी और लड़के को मार डालती है जिसका स्वभाव जरा भी उसके पति से मिलता हो। इन्हीं सबको रोकने के लिए सरपंच ने डरा धमकाकर मुझसे मेरे एक सिद्धि प्राप्त बाबा का पता लिया। उस बाबा ने मालती की आत्मा को वहीं पीपल के पेड़ में कैद कर दिया और सरपंच को नाम, भेस, जगह सब बदलने को कहा ताकि गांव में शांति बनी रहे। पर अचानक इस घर के पुनः निर्माण से तबाही मच गई। पीपल का पेड़ भी कट गया और वो रूह आजाद हो गई। वो अपने बच्चों और कातिलों को खोज रही है। जब तक वो नहीं मिलते, किसी को भी वो जिंदा नहीं छोड़ेगी। लोग गायब होते रहेंगे, मरते रहेंगे, और डाकनी का कहर मौत बनकर सब पर बरसता रहेगा। सरपंच तक अगर पहुंचना है तो मालती की रूह से पूरे गांव को आजाद करना होगा, क्योंकि मालती से डरकर सरपंच छुप कर बैठा है और तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक मालती की रूह शांत नहीं होती। लेकिन मालती की रूह तो तभी आजाद होगी जब मालती को अपनी दोनों बेटियों का पता मिलेगा। पंडित जी की बात पर हवलदार रहमान अली बीच में ही बोल पड़े। तो हमें सबसे पहले उस तांत्रिक का पता करना चाहिए जिसने सरपंच को आखिरी बार देखा था। वही कुछ उसके बारे में बता सके। नमन पंडित जी की तरफ देखते हुए, आपके पास तो उस तांत्रिक का पता होगा ना? पंडित जी, मेरे पास उसका 15 बरस पहले का पता है। पता नहीं वो इस पते पर मिलेगा कि नहीं, फिर भी मैं आपको वो पता दे देता हूं। नमन, ठीक है। नमन एक गहरी सांस लेता है, एक हाथ से सर को जरा सा सहलाते हुए सबको आदेश देने लगता है। ओके नाथ जी, आप पंडित जी के साथ जाइए और तांत्रिक का पता लेकर आइए। रहमान जी, आप तब तक फाइल में देखिए, सरपंच का कोई पता या ठिकाना मिलता है कि नहीं। नाथ जी पता लाने पुजारी के साथ चले जाते हैं। नमन और अली रिकॉर्ड फाइल में सरपंच का पता ढूंढने लगते हैं। शाम होने को थी। थाना पूरी तरह से सुनसान था। बीच जंगल में होने की वजह से झिंगूर और मेंढक की आवाज अंधेरे को चीरकर डर पैदा कर रही थी। पेड़ पर बैठे उल्लू बहुत डरावने लग रहे थे। कुछ देर में नाथ जी तांत्रिक का पता लेकर आ जाते हैं, जो थाने से 40 किलोमीटर दूर किसी कब्रिस्तान का था। रात हो चुकी थी। नमन ने ठंडी आवाज में थाने में आदेश देते हुए कहा, आप सब डिनर कर लें जल्दी, उसके बाद हम तांत्रिक के पते पर चलेंगे। समय बहुत कम है और मैं हरगिज किसी भी मासूम को गायब होते नहीं देख सकता, इसलिए हमें दिन रात लगन से अपनी ड्यूटी निभानी होगी। इस खतरे के टलने तक कोई भी अपने घर नहीं जाएगा। सभी एक साथ बोले, यस सर। नमन भी उन्हीं लोगों के साथ थाने में डिनर करता है। खाने के बाद सभी तैयार थे तांत्रिक को लाने के लिए। जीप तैयार हुई। नमन सामने की सीट पर बैठा, हवलदार अली ड्राइवर की सीट पर, क्योंकि उन्हें ही कार ड्राइव करनी थी। नाथ जी और उनके साथ 2 सिपाही पीछे की सीट पर बैठे। नमन ने कमर के पीछे हाथ देकर पिस्टल आगे जींस की जेब में रखा। नाथ जी के पास बड़ी वाली राइफल थी जिसे वो कसकर पकड़े हुए थे। जीप के सारे शीशे लगा दिए गए और देखते ही देखते जीप चल पड़ी राज से पर्दा उठाने के सफर की ओर। रात का अंधेरा था। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि मालती दूर खड़ी जलती हुई काले कोयले सी सबको गुस्से और हंसी से निहारे जा रही थी। जैसे जैसे जीप आगे बढ़ रही थी, मालती पीछे छूटती जा रही थी। सफर हर तरफ से डर और खतरे से घिरा हुआ था, फिर भी गाड़ी अपनी गति से डर को चीरती हुई आगे बढ़ती रही। सब एकदम चुप थे, एक डर को मन में लिए। तभी जीप के टायर के घिसटने की आवाज से सबकी खामोशी टूटती है। अली सर, शमशान आ गया, यहां से भीतर पैदल ही जाना है। नाथ जी डरते हुए, क्या अंदर पैदल जाएंगे? नहीं, हाँ, हम यहीं रहते हैं, गाड़ी की सुरक्षा करते हैं, आप लोग जाइए। नमन नाटकीय गुस्से से, चुपचाप, जिसे जाना है वो चले, जिसे नहीं जाना वो सस्पेंशन का इंतजार यहीं बैठे बैठे करें। नाथ जी जल्दी से हंसते हुए, चलिए सर, कोई जाए ना जाए हम जाते हैं, ये ससुरी नौकरी मरवा के छोड़ेगी। हे भगवान, रक्षा करना। नाथ जी मन ही मन दांत पीसते हुए कहते हैं। सभी उतरकर शमशान की तरफ जाने लगते हैं। नमन आगे और पीछे नाथ जी, रहमान और बाकी के सिपाही, जिसमें नाथ जी की हालत डर से सबसे ज्यादा खराब हो रही थी। इधर उधर देखते नमन आगे बढ़ रहा था। तभी उसके पीछे धड़ाम की आवाज होती है। नमन पीछे पलटकर देखता तो नाथ जी एक कंकाल में पैर फंसने से गिर पड़े थे। सर सॉरी, कंकाल पर पैर आ गया। अली नाथ जी को उठाते हैं। नमन, क्या करते हैं? नाथ जी, देख कर चलिए, ये शमशान है, यहां हड्डियां ही मिलेंगी ना, संभल के चलिए। कहकर नमन जैसे ही सामने की तरफ मुंह करता है, सामने मैले कुचले काले कपड़ों में कपाल वाला डंडा लिए, लंबे नाखून और भभूत से सना डरावना चेहरा था जो कोई तांत्रिक लग रहा था।
मूर्खों, प्रेत बेला में यहां क्या कर रहे हो? अपनी मौत को दावत दे रहे हो तुम लोग। नाथ जी डर कर नमक से पास आते हुए, सर मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलिए चलते हैं यहां से। नमन नाथ जी को हाथ से रुकने का इशारा करता हुआ तांत्रिक की तरफ बढ़ता है। तुम्हारी नौटंकी बहुत हो गई। तुम वही तांत्रिक हो ना जिसने सरपंच को डाकनी से मुक्ति दी थी? तांत्रिक गुस्से से बोला। नाम मत लो उस धूर्त सरपंच का, एकदम लोभी था वो, लोभी। उसने झूठ बोलकर अपने फायदे के लिए मुझे उस डाकनी के लिए इस्तेमाल किया। तब से वो मुझे इस शमशान से निकलने नहीं देती। अगर मैं यहां से निकलता हूं तो मुझ पर मौत बनकर मंडराती है वो। उसी सरपंच ने सबको गायब किया ताकि वो पूरी गांव की जमीन श्रापित कर हड़प सके और उसे बिल्डर को महंगे दामों में बेच सके। पर उसकी करनी का उल्टा असर हो गया। डाकनी उसके खून की प्यासी है। वो डाकनी के कहर से खुद छुप रहा है। कल अमावस्या है, ऐसा दिन 15 साल में एक बार आता है। अगर कल तक डाकनी की बेटियां खो गईं तो वो पूरे गांव को तबाह कर देगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। हमें जल्द से जल्द उस सरपंच को ढूंढना होगा, वहीं जानता है डाकनी की बेटियां कहां हैं। नमन के साथी और तांत्रिक सभी थाने की तरफ लौटते हैं। रात के 2 बज चुके थे। तांत्रिक नमक को मालती के मकान यानी नमन के ठहरने वाले क्वार्टर ले जाने को कहता है। जीप नमन के सरकारी क्वार्टर की तरफ घूमती है। वहां पहुंच तांत्रिक नमन से कहता है, इसे रोकने का सुराग यहीं है, यहां से मिलेगा आगे बढ़ने का रास्ता। नमन सभी सिपाहियों को बाहर सुराग खोजने को कहता है, खुद भीतर चला जाता है। वो तांत्रिक को सिपाहियों से कहकर जब तक वो थाना नहीं आता तब तक थाने में बंद करने का हुक्म देता है। नाथ जी और रहमान जी बाहर सुराग खोज रहे थे। नमन घर के अंदर सुराग ढूंढने जाता है। धीरे धीरे वह सभी कमरे की एक एक चीज को अच्छी तरह उलट पलट कर सबूत ढूंढने लगता है। धीरे धीरे नमन गैराज की तरफ बढ़ता है जहां घर के पुराने फर्नीचर और सामान रखे हुए थे। पूरे कमरे में धूल की परत जमी हुई थी। कमरे को मकड़ी के जालों ने घेर रखा था। सारे सामान सफेद कपड़ों से ढके हुए थे। कमरे में सिर्फ अंधेरा था। नमन ने अपने फोन की लाइट जलाई और चीजों पर प्रकाश डालकर देखने लगा। तभी उसके पीछे की अलमारी में अचानक हलचल होने लगी। नमन पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था वहां। नमन अलमारी की तरफ बढ़ने लगा। पूरे कमरे में खट 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 नमन के जूतों की आवाज गूंज गई। नमन अलमारी तक पहुंचकर उससे कुछ दूरी पर रुक गया और अलमारी को देखने लगा। लकड़ी की जर्जर अलमारी जिसके शीशे में दरार आ चुकी थी। बहुत ही पुरानी अलमारी थी। नमन उसके अंदर रखे सामान को देखने के लिए अलमारी खोलने लगा। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे किया, अलमारी अचानक खुल गई। उसमें से एक जलता हुआ हाथ बाहर निकला जिसने नमन का हाथ कसकर पकड़ लिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि नमन को सोचने तक का मौका नहीं मिला। उसके हाथ पकड़ते ही पूरे कमरे का नक्शा बदलने लगा। वो जर्जर कमरा अब एक नए कमरे में बदल चुका था। वहां एक महिला थी जो मालती थी। वो अपनी दोनों बेटियों को गले से लगाकर घर से भाग जाने का इशारा कर रही थी। दोनों बेटियां मां के गले लगकर रो रही थीं। अंत में उस कमरे की खिड़की तोड़कर मालती ने दोनों को भगा दिया और कुछ कागज उसी अलमारी में रख दिए। तभी वहां उसका पति आया जो शराब के नशे में धुत था, जिसके डर से वो उसी अलमारी में छुप गई। लेकिन मालती के पति ने उसे आखिरकार ढूंढ ही लिया। उसने अलमारी से मालती को बाल पकड़कर बाहर निकाला और उसका सिर दीवार से दे मारा, जिससे मालती के सिर पर काफी चोटें लगीं। मालती ने सिर से बहते खून को हाथ से रोकते हुए अपने पति से बचने के लिए उसे जोर का धक्का दे दिया। धक्का दीवार में लगी कील से टकरा गया और वहीं तड़पने लगा। तब तक वहां सरपंच और बाकी लोग भी आ गए, जिन्होंने मालती को कागज और बच्चियों का पता न देने पर मालती को उसी कमरे में जलाकर मार डाला। नमन चुपचाप वहीं खड़ा सब देख रहा था। उस दिन की सारी घटना मानो उसके सामने फिर से हो रही हो। पर अचानक अलमारी से किसी ने उसका हाथ छोड़ दिया, जिससे सारा दृश्य पहले की स्थिति में आ गया। नमन मालती का इशारा समझ गया। उसने बिना देर गवाए अलमारी खोली। उसमें मालती के पूरे परिवार के साथ ही दोनों बेटियों की पुरानी तस्वीर थी। सुबह के 9 बज चुके थे। नमन जल्दी से नहा धोकर फ्रेश होकर थाने की तरफ निकल पड़ा। उसने नाथ जी और रहमान को भी जल्दी से थाने पहुंचने के लिए कहा। थाने पर पहले से ही डिजिटल आर्टिस्ट आए हुए थे। नमन तस्वीर दिखाते हुए आर्टिस्ट से बोला, ये 10 साल पुरानी तस्वीर है। इसमें जो ये दोनों लड़कियां हैं, इनका कंप्यूटर से अभी का चेहरा बनाइए। कितनी देर में हो जाएगा? आर्टिस्ट, सर थोड़ा टाइम लगेगा, कहते हुए आर्टिस्ट अपना काम करने लगा। नमन अपने केबिन में बैठकर स्केच तैयार होने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद केबिन में नाथ जी आए। सर, स्केच रेडी है। नमन, ओह गुड। नमन और बाकी सब स्केच देखने गए। सभी की आंखें फटी रह गईं स्केच देखकर। रहमान, सर ये तो तारा और माला की तस्वीर है। नमन, हाँ रहमान जी, मतलब मालती की दोनों बेटियां, और कोई नहीं, माला और तारा ही हैं। नाथ जी उत्सुकता से, सर इसका मतलब तारा का किडनैप मालती की आत्मा डाकनी ने किया था, लेकिन कोई अपनी ही बेटी को इतना ज्यादा दर्द कैसे दे सकती है? नमन, नहीं नाथ जी,
मालती ने किडनैप नहीं किया था। किडनैप उसने किया था जो नहीं चाहता मालती अपनी बेटियों से मिले। जो चाहता है ये गांव के लोग हैं, ताकि मालती के कहर से बर्बाद हो जाएं। कुछ कुछ मेरी समझ में आ रहा है और मुझे पता है सरपंच कहाँ मिलेगा। तभी तांत्रिक बोलता है, आपके पास बस आज रात का समय है एसपी। इसके बाद तबाही को आप भी नहीं रोक सकते। समय बहुत कम है। आज ही की रात उस सरपंच को रोका जा सकता है और मालती को उसकी बेटी दे जा सकती है। उसके बाद सब तबाह हो जाएगा। अब वक्त आ गया है गांव को कहर मुक्त करने का। नमन मन ही मन कहता हुआ चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखेरता है। शाम होने वाली थी। नमन तांत्रिक को लेकर उसी सुनसान जंगल के छोर पर बने खंडहर से घर की तरफ चल देता है जहां से उसे तारा मिली थी। नमन नाथ जी को तारा और माला को खंडहर वाली जगह पर लाने के लिए अस्पताल भेज देता है। शाम होने वाली थी। जगह चारों तरफ से घने जंगल से घिरी हुई थी। दूर तक बस पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे थे। माहौल बहुत ही डरावना था। उस खंडहर वाली जगह पर पहुंचकर तांत्रिक एक गोल घेरा बनाता है। उसमें अपनी तंत्र विद्या की चीजें रखता है। धीरे धीरे अंधेरा पसरा जा रहा था। रात गहराती जा रही थी। नमन, रहमान जी और उनके सभी सिपाही बाहर से ही खंडहर की तरफ देख रहे थे। नमन आगे बढ़ता है। तांत्रिक उसे रोकते हुए कहता है, अभी अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर कोई अंदर गया तो उसकी लाश ही बाहर आएगी। मैं मंत्र पढ़कर उसे बाहर ही बुलाता हूं। आप सब तैयार रहना। तांत्रिक नमन को अंदर जाने से रोक रहा था और नाथ जी तारा और मोना को लेकर वहां पहुंचे। सभी के बीच एक खामोशी थी, एक डर भरी खामोशी। तांत्रिक मंत्र पढ़े जा रहा था। कुछ देर बाद खंडहर से एक आदमी निकला जिसके नाखून और बाल बढ़े हुए थे। आंखें लाल और होंठ काले थे। वो किसी जंगली की तरह लग रहा था। वो था तो इंसान, लेकिन पूरी तरह से डरावना लग रहा था। वो डरावनी आंखें निकालते हुए बाहर निकला। नमन हल्की मुस्कान लिए बोला, आइए सरपंच साहब, आपका ही इंतजार था। भेष बदलकर आप ही सबको दर्दनाक मौत देते और अफवाह डाकनी की फैलाते। आपने गांव भर में मालती नाम का तहलका मचाया था। छिपकर लोगों को गायब आप करते और नाम मालती का लगाते। तारा को भी आपने अगवा किया, पर यह जान नहीं पाए कि यह मालती की बेटी है, वरना इसे मारकर घर के कागज अपने नाम कर चुके होते। उस दिन अचानक से हमने मालती को मुक्त किया, जिसे आपने भ्रमित कर रखा था। सरपंच गुस्से से बोला, बहुत हो गया एसपी, तूने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। इतने सालों से मैं जिस जमीन के पीछे था उसे तूने 1 महीने में मुझसे छीन लिया। मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तूने सब मरेंगे तेरे साथ। यहां आए सभी लोग, कहते हुए सरपंच ने अपना हाथ घुमाया जिससे वहां तेज हवाएं चलने लगीं, धूल मिट्टी उड़ने लगी, हवाओं में पत्थर उड़ने लगे और सभी को लगने लगा। तभी वहां एक तेज रोशनी हुई और हवाएं शांत हो गईं। काले कपड़ों में एक जली हुई औरत, लंबे नाखून, बिखरे बाल, जगह जगह से निकले हुए मांस के लोथड़े सी सबके बीच प्रकट हुई। ये मालती थी। उसे देख सरपंच, जो इतने सालों से उससे छुपा हुआ था, फिर से छुपने के लिए भागने लगा। पर मालती उसके आगे अचानक आ गई और एक डरावनी हंसी में हंसने लगी। वो गुस्से से सरपंच को देख रही थी और आगे बढ़ रही थी। सभी शांत होकर देख रहे थे। नमन सरपंच को कानूनी तौर पर सजा देना चाहता था। वो आगे बढ़कर उसे बचाना चाहता था, पर उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे, जैसे जमीन में चिपक गए हों। सभी इस डर भरे मंजर को देख सहमे खड़े थे। तारा और माला भी खड़ी सब देख रही थीं। मालती धीरे धीरे मौत बनकर सरपंच की तरफ बढ़ रही थी। सरपंच के पास जाकर मालती ने उसके बाल पकड़े और एक झटके से सरपंच की गर्दन उसके शरीर से अलग कर दी। उस भयावह दृश्य को देखकर सभी ने अपनी आंखें डर से नीचे कर ली। सरपंच के मरते ही मालती का डरावना रूप गायब हो गया। सबके सामने मालती का सफेद साड़ी में एक शांत पूर्ण रूप सामने आया। माला और तारा दोनों मालती से चिपककर रोने लगी। मालती एक हंसी लिए नमन की तरफ देख रही थी, मानो उसे मुक्ति दिलाने के लिए धन्यवाद दे रही हो। देखते देखते मालती हवा बन गायब हो गई। उसका बदला पूरा हो चुका था। उसे मुक्ति मिल चुकी थी। गांव से सदा के लिए ब्रह्मडाकिनी का डर सदा के लिए जा चुका था। तांत्रिक को आजीवन सजा हुई। नमन के साथ ही नाथ जी, रहमान जी और माला का प्रमोशन हो गया। उस घटना को बीते कई साल गुजर गए। नमन आज भी उस थाने को और घटना को याद करता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अगली नई कहानी का पता चलने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कहानी कैसी लगी जरूर बताना। धन्यवाद।